नमस्कार साथियों, मंजिल के मुस्कुराहट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है आत्मनिर्भर सासू माँ। माँ आपसे कितनी बार कहा है कि गुड़िया को उटपटांग सी बातें मत सिखाया करो। बड़ा बेटा राम अपनी माँ विमला देवी पर भड़कते हुए बोला तो वह चौंक गई। पर बेटा, मैंने ऐसा क्या सिखा दिया गुड़िया को जो तुम इतने नाराज हो रहे हो? इतने में उनकी बड़ी बहू सोनिया बाहर निकली और कहने लगी, माँ जी, आज सुबह से आपके गांव की भाषा में न जाने क्या क्या बरबरा रही है। हमारी बच्ची, हम उसे इतने महंगे इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल में पढ़ा रहे हैं ताकि वह अच्छे से इंग्लिश सीख पाए और आगे उसका कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन हो सके। लेकिन आप हैं कि हमारी सारी कोशिशों पर पानी फेरने पर तुली हुई है। विमला देवी जी हैरानी से बेटे और बहू की बातें सुनते जा रही थी और इतने में बहू अपने पति राम से बोली, सुनिए जी, आपकी माँ की गवारों वाली भाषा तो हमारी बच्ची का भविष्य बर्बाद कर देगी। न जाने इसके लिए क्या क्या सपने देखे हैं मैंने। अपनी माँ से कहिए जरा दूर ही रहे हमारी बच्ची से। विमला देवी जी काफ़ी देर से अपनी बहू की बदतमीजी भरी बातें सुनती जा रही थी। बड़ी बहू तीर के समान चुभने वाले शब्द अनवरत बोलती जा रही थी और बड़ा बेटा राम सामने चुपचाप खड़ा था। यह यूँ कहो कि अपनी पत्नी के व्यवहार को सहमति दे रहा था। 6 महीने पहले ही पति के देहांत का गम झेल चुकी विमला जी आए दिन अपनी बहुओं के तानों का शिकार बनी रहती है। विमला जी के 2 बेटे और बहुएं हैं। बड़े बेटे राम की एक बेटी है जिसे सब लोग प्यार से गुड़िया बुलाते हैं और छोटे बेटे लक्ष्मण की 1 वर्ष पहले ही शादी हुई है। हुआ यूँ था कि विमला देवी जी अक्सर काम करते हुए अपने गांव के लोकगीत गुनगाया करती थी और इन गीतों के साथ जुड़ी अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर लिया करती थी। एक दिन गुड़िया ने अपनी दादी को यह गीत गाते हुए सुन लिया और तोते की तरह कुछ शब्दों को रट लिया। नतीजतन बड़ी बहू ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। दरअसल यह मुद्दा तो केवल एक बहाना था अपनी सास पर रोब जमा कर रखने के लिए। बहू जानती थी कि उसकी सास बिल्कुल सीधी सादी है, इसलिए उन्हें दबाकर रखने के लिए वह आए दिन कोई न कोई मुद्दा उठाकर कलह शुरू कर देती थी और राम को हमेशा अपनी पत्नी की बातें ही सही लगती थी। अब तो अपनी जेठानी की देखा देखी छोटी बहू भी अपनी सास की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी। लेकिन पति की मृत्यु के बाद विमला जी अपने होठ सीकर रहना ही उचित समझती थी। वैसे यह पहली बार नहीं था जब विमला जी को कम पढ़ा लिखा होने के कारण बातें सुनने को मिली हो। कारण था कि विमला गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी थी जहां अंग्रेजी विषय पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता। ऊपर से गांव में रहने के कारण उसकी भाषा पर ग्रामीण शब्दों का प्रभाव था। शादी के बाद कुछ वर्षों तक उन्हें अपनी ननदों से देहाती और गंवार होने के ताने मिलते रहते थे। लेकिन जब पढ़े लिखे और नौकरी पेशा माँ बाप की बेटी सोनिया विमला जी की बहू बनकर घर में आई, उसके बाद से ऐसे ताने देने का मोर्चा बहू ने संभाल लिया। इतने सालों से लगातार अपमानजनक शब्द सुनते सुनते विमला जी का आत्मविश्वास भी बहुत कम हो गया था। अब उन्हें किसी से बात करने में भी झिझक होती थी। कभी कभी वह खुद से ही पूछ बैठती थी, क्या मैं सचमुच पढ़ी लिखी नहीं हूँ? क्या मैं अनपढ़ हूँ? छोटे से गांव के साधारण से परिवार से संबंध रखती थी विमला देवी, जिनके जन्म पर दादी फूट फूट कर रोई थी क्योंकि 2 बेटियों के बाद तीसरी बेटी का भी बोझ पड़ा था परिवार पर। घर की मुखिया दादी थी। पिताजी दादी की हर बात मानते थे तो माँ का जीवन भी दादी के इशारों पर ही चलता था। माँ को तो कुछ कहने का अधिकार कभी था ही नहीं। माँ पिताजी को वही करना होता था जो दादी कहती थी। सो तीनों बहनों का जीवन भी दादी के इशारों पर चलने लगा। पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना विमला का बचपन से ही सपना था। लेकिन गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं पास करते ही दादी का फरमान आ गया कि पढ़ाई लिखाई बंद करके अब घर के काम करो। लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ बाबूजी, कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, विमला ने कहा। तो रोब भरे स्वर में दादी बोली, थोड़ा सा पढ़ लिख गई हो तो सिर पर बैठ गई हो, और ज़्यादा पढ़ गई तब तो कैंची की तरह जबान लड़ाओगी। जाने क्या क्या देखना पड़ जाएगा हमें। अब घर बैठकर सिलाई कढ़ाई सीखो। विमला के तमाम विरोध के बावजूद पिता ने वही किया जो दादी ने कहा। विमला ने पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनने की बात की तो इस बात को यह कहकर रफा दफा कर दिया गया कि अब अपने घर में ही पढ़ना लिखना और आत्मनिर्भर बनना।
विमला अवाक रह गई थी ये सोचकर कि ये किसका घर है जहाँ मैंने जन्म लिया, जहाँ मैं अब रह रही हूँ। लेकिन पढ़ाई लिखाई की जिद थी विमला में, तो अपनी सहेलियों से ही किताबें मांग कर ले आती और छुप छुप कर पढ़ाई कर लेती। भले ही 12वीं पास ना कर सकी, लेकिन 12वीं तक का ज्ञान उसने हासिल कर लिया था। महज 18 साल की उम्र में उसका विवाह बड़े शहर के एक परिवार के 30 साल के लड़के से कर दिया गया। विमला के सारे ख्वाब टूट चुके थे। जब ससुराल आई तो पाया कि पढ़ी लिखी जेठानी और स्नातक पास ननदे उसे अपने से कमतर समझती थी। जब भी वह कुछ बोलती तो उसे सुनने को मिलता, यह कैसी देहाती भाषा में बात करती हो। जेठानी को सहेलियों से अंग्रेजी भाषा में बातें करते देखा तो फिर से पढ़ाई की इच्छा जागी और पति से 12वीं की परीक्षा दिलवाने के लिए कहा। पति देव ने फॉर्म भरवा दिया और 12वीं की परीक्षा भी दिलवा दी। 12वीं में पास होने के बाद मन खुश हो गया कि आगे पढ़ने को मिलेगा तो शायद अब ख्वाब पूरे हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने का समय आया तो पता चला कि वह माँ बनने वाली है। सासू माँ ने साफ साफ निर्देश दे दिया कि अब घर बैठकर गृहस्थी संभालो, पढ़ने लिखने का समय अब निकल चुका है। बड़ा बेटा राम पैदा हुआ तो 1 वर्ष के बाद छोटा बेटा लक्ष्मण भी इस दुनिया में आ गया। तो पति देव ने बड़े प्यार से समझाया कि बच्चे बड़े हो जाएं, फिर तुम्हारे पास समय ही समय होगा, तब तुम सारे ख्वाब पूरे कर लेना। विमला ने खुशी खुशी अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाई। पति का प्रमोशन और बच्चों की सफलता में उसका सबसे बड़ा हाथ था। सबको तरक्की के आसमान पर ले जाने वाली सीढ़ी बनी थी। विमला धीरे धीरे अपने ख्वाबों को तो जैसे भुला ही दिया। उसने आज जब विमला ने बेटी बहू के मुंह से भी अपमानजनक बातें सुनी, उसका धीरज जवाब दे गया। अकेले में जाकर खूब रोई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को विमला खरीदारी करने के लिए मार्केट गई तो भीड़ में से अचानक एक आवाज़ उसके कानों में टकराई। विमला, ओ विमला। विमला को ये स्वर कुछ जाना पहचाना सा लगा। फिर सहसा बोली। रजो पीछे मुड़कर देखा तो रजो ही खड़ी थी। इतने सालों बाद अपनी बचपन की सहेली से मिलकर विमला का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो बचपन की तरह चहक उठी। चल पास के रेस्टोरेंट में चलकर बैठते हैं, रजो ने कहा तो विमला बोली, इतने सालों बाद तू यहाँ इसी शहर में मिलेगी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। तो रजो ने कहा, विमला मेरी यहाँ के गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर पोस्टिंग हुई है, सो मेरे पति ने भी यहाँ पर ही ट्रांसफ़र करवा लिया और बच्चे भी अब सेटल हो गए हैं, दोनों अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तुम सुनाओ, तुम आजकल क्या कर रही हो विमला? बहुत बड़े ख्वाब थे तुम्हारे, कहीं नौकरी कर रही हो या फिर बिजनेस? रजो द्वारा पूछे गए इस प्रश्न पर विमला अचानक ठिठक गई। चेहरे पर निराशा के भाव घिर आए और सोचने लगी, क्या ख्वाब भी थे मेरे? फिर याद आया, हाँ ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े थे मेरी इन आँखों में। सोचते सोचते आंखें आंसुओं से भर आई और रूंधे गले से बोली, ख्वाब पूरे करने वाले पति ही अब ना रहे। रजो 6 महीने पहले ही मुझे अकेला छोड़ इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये बात सुनकर रजो को झटका लगा। विमला की आंखों से आंसू पोंछते हुए रजो उसके गले लग पड़ी। कुछ देर बाद रजो ने पूछा तो आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचा क्यों नहीं तुमने? अपनी पढ़ाई करके शिक्षक का बनाना चाहती थी मैं। शादी से पहले दादी के हिसाब से जिंदगी चलती थी। शादी के बाद सास ने चूल्हा चौका संभालने को कह दिया और अब बेटों की शादी हो जाने के बाद बहुओं के इशारों पर नाच रही हूँ। बहुएं नौकरी कर रही है तो मैं आज तक घर का चूल्हा चौका ही संभाल रही हूँ। ऊपर से अनपढ़ गवार का तमगा मेरे सिर पर लगा है, सो अलग। और अब तो उम्र भी बीत गई है। इस उम्र में तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकती ना। ख्वाब पूरे ना कर पाने की वर्षों पुरानी टीस आज विमला के आंसू के जरिए बाहर आ निकली। रजो अवाक रह गई और हैरानी से उसे देखती रही। फिर अचानक गुस्से में बोली, क्यों, अभी कौन सा समय बीत गया और क्या हुआ है तेरी उम्र को? लेकिन रजो, अब अपने ख्वाब पूरा करने निकलूंगी तो सबसे पहले तो घर के लोग ही मुझ पर हंसेंगे और जग हंसाई होगी सो अलग। विमला तू तो ऐसी ना थी। मेरी सहेली विमला तो कभी हार नहीं मानती थी। मेरी बात ध्यान से सुन। लोग एक दिन हंसेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे, फिर तीसरे दिन भूल जाएंगे। तू लोगों की मत सोच, तू वह कर जो तुझे करना है, जो तुझे खुशी देता है। यह बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। विमला अपने अंदर की उस चुलबुली और बेबाक लड़की को जगा जो अपनी दादी के सामने भी बोलने की हिम्मत रखती थी। तू आज भी वह सब कुछ कर सकती है जो
उस समय कर सकती थी। हो सकता है पहली बार में सफलता ना मिले, लेकिन तुम हिम्मत रख कर डटी रहना, हार कभी मत मानना, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। रजो ने बिमला को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और बोली, जब तुम्हें अपनी पढ़ाई शुरू करनी हो तो मुझसे आकर मिले लेना। मैं तुम्हारे लिए कॉलेज में स्पेशल क्लासेज का प्रबंध करवा दूंगी। सहेली की बातों ने बिमला में जैसे नई हिम्मत का संचार कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगाया हो। जैसे जैसे वह घर की ओर बढ़ती जा रही थी, उसके दिल में अपने वजूद की पहचान बनाने के लिए तरफ भी बढ़ती जा रही थी। यही समय है अपने ख्वाबों को पंख लगाने का। सोचते हुए बिमला ने घर का प्रवेश द्वार खोला। सामने देखा दोनों बेटे राम और लक्ष्मण घर पहुंच चुके थे और बहुएं रसोई घर में खाना पका रही थी। शॉपिंग बैग को एक तरफ रखते हुए बिमला ने उसी समय बात करने की ठानी और आकर सबके साथ बैठ गई। दोनों बहुएं भी बाहर आ गई। अच्छा हुआ तुम सब यहीं बैठे हो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है, बिमला ने कहा। दोनों बेटे बिमला जी की बात सुनकर कुछ हैरान से हुए और बोले, क्या हुआ माँ, क्या बात करनी है? बहुत वर्षों से मेरे कुछ ख्वाब थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है, बिमला जी बोली। तो राम ने कहा, माँ साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो? मैंने तय कर लिया है, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। बिमला ने अपनी बात रखी तो सब हैरान हो गए। मंदिर और सत्संग के अलावा यह कौन सा नया शौक पाले लिया आपने सासू माँ? यह भी कोई पढ़ाई करने की उम्र है? कुछ तो सोच कर बोला कीजिए। बहू तंज कसने के इरादे से बोली, माँ आप ठीक तो है? यह कैसी बाकी बातें कर रही हैं? आज त्योरियां चढ़ाते हुए बड़ा बेटा राम बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यह क्या तरीका हुआ बात करने का राम? आखिर मेरे भी कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे मेरे दिल में, और यदि मैं उन्हें अब पूरा करना चाहती हूँ तो इसमें गलत ही क्या है? इसमें सही भी क्या है माँ? लक्ष्मण की आवाज़ आई, आप इस उम्र में पढ़ाई करने के लिए निकलेंगी तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? और फिर मेरा ससुराल भी तो इसी शहर में है, वहाँ मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? और मेरे दोस्त वो लोग तो मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। छोटी बहू त्रिशा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, ताना कसते हुए बोली, माँ जी अभी अभी पिताजी की मृत्यु हुई है और आपको यह सब करने की सूझ रही है? और यदि यह सब कारनामे करने ही है तो कहीं और जाकर कीजिए, इस घर में ये सब नहीं चलेगा। बेटे बहुएं अपना फैसला सुनाकर अपने अपने कमरे में चलते बने। बिमला जी वही अस्तबद्ध सी बैठी रह गई, लेकिन इस बार उनके बागी मन ने बेटे बहुओं के फरमान को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि यदि अब भी वो हमेशा की तरह दब गई तो सिर्फ अफसोस ही रह जाएगा जिंदगी में कि अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा नहीं कर पाई। अगले दिन सुबह तक बिमला जी ने सोच लिया कि उन्हें अपने ख्वाब कैसे पूरे करने हैं। जब सब लोग तैयार होकर अपने अपने काम पर चले गए तो बिमला जी भी कॉलेज जाने के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंची तो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, डॉक्टर रजनी वर्मा। मन ही मन सोचने लगी, कितना गर्व महसूस करती होगी रजो अपने आप पर। इतने में गार्ड आकर पूछने लगा, किससे मिलना है आपको? प्रिंसिपल से मिलना है, बिमला जी ने कहा तो गार्ड उन्हें ऑफिस में ले गया। बिमला को अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते देखकर रजो बहुत खुश हुई। बिमला जी का स्नातक प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया, लेकिन जब बिमला जी ने अपनी सहेली से कहा कि घर के हालातों के कारण वह प्रतिदिन क्लास अटेंड करने नहीं आ पाएगी तो रजो कुछ सोच में पड़ गई, लेकिन उसके बाद तुरंत चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहने लगी, इसका भी हल है मेरे पास। जो विद्यार्थी कक्षा अटेंड करने के लिए कॉलेज नहीं आ पाते उन्हें हम वीडियो के जरिए लेसन उपलब्ध करवा देते हैं। कल से रोज की कक्षा कार्य की वीडियो तुम्हारे पास मोबाइल में भेज दी जाएगी। तुम्हें कॉलेज में केवल परीक्षा देने के लिए आना होगा। अगले दिन से ही बिमला जी ने बेटे बहुओं की जाने के बाद पढ़ाई करनी शुरू कर दी। पढ़ाई की शौकीन बिमला जी रात को भी पढ़ने के लिए 2 घंटे का समय अवश्य निकालती थी। दोनों बहुओं को कभी कभी कुछ शक भी होता कि माँ जी ने मोबाइल फ़ोन के साथ कुछ ज़्यादा ही समय बिताना शुरू कर दिया है और कहीं आती जाती भी नहीं, लेकिन फिर बात रफा दफा हो गई। उधर समय समय पर रजो भी फ़ोन करके बिमला जी की पढ़ाई के विषय में जानकारी लेती रहती थी। पढ़ाई करते करते अब बिमला जी में भी आत्मविश्वास वापस लौट रहा था। समय बीतने लगा, देखते ही देखते 3 साल बीत गए। आज बिमला जी कुछ बेचैन सी थी क्योंकि आज उनकी परीक्षा का परिणाम आना था। रसोई घर का काम करते करते बिमला जी इसी बारे में सोच रही थी कि इतने में रजो का फ़ोन आया। बिमला तुमने आज का अखबार पढ़ा? अरे तुमने तो कमाल कर दी। ग्रेजुएशन की 3रे वर्ष की परीक्षा में तुमने
पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। बिमला, तुमने हालातों से लड़कर न केवल ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली, बल्कि प्रथम स्थान हासिल करके अपने जैसी अन्य औरतों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। बिमला जी तुरंत जाकर अखबार खरीद कर लाई। देखा, अखबार में प्रथम पृष्ठ पर उसकी फोटो के साथ हेडलाइन लिखी हुई थी, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती, आप जिस उम्र में चाहे उस उम्र में पढ़ाई की तरफ लौट सकते हैं। ऐसी मिसालों को जिंदा रखने में योगदान दिया है। 50 वर्ष की बिमला देवी ने अखबार में अपना नाम और तस्वीर देख बिमला जी फूले नहीं समा रही थी। आज उनकी आंखों में जो चमक और चेहरे पर जो संतुष्टि के भाव आए, वो आज से पहले कभी नहीं आए थे। बिमला जी मन ही मन सोच रही थी कि जब वह यह बात अपने बेटे बहुओं को बताएगी और अखबार के पहले पन्ने पर अपनी फ़ोटो दिखाएगी तो उन्हें एहसास होगा कि अपनी मां को पढ़ाई करने से मना करके कितनी बड़ी गलती कर रहे थे वो लोग। आज मेरे बेटे गर्व महसूस करेंगे मुझ पर, सोचते हुए अंदर ही अंदर उत्साहित होती बिमला जी से अब और इंतजार न किया जा रहा था। शाम को सब बेटे बहू घर आए तो बिमला ने बड़ी खुशी खुशी अखबार उनके सामने रख दिया। बड़ा बेटा राम अखबार पढ़कर हैरान रह गया, गुस्से से उसकी त्योरियां चढ़ गई। माँ, ये सब करके आखिर आप साबित क्या करना चाहती हैं? पहले भी आपको यही बात समझाई थी कि यह सब नौटंकी करनी है तो कहीं और जाकर कीजिए। अखबार देखकर बड़ी बहू बोली, अच्छा, तभी मैं सोच रही थी इतने दिनों से माँ जी फोन पर क्या कर रही है, तो यह गुल खिला रही थी। आप बहू, थोड़ा तमीज से बात करो, यह कैसा तरीका हुआ मुझसे बात करने का? बिमला जी ने विरोध जताया। बड़ी बहू, जब तक मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था तब तक मैं तुम्हें अनपढ़ और गंवार लगती थी और दिन भर तुम मुझे इसी बात के ताने दिया करती थी। अब यदि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो इसमें भी तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है? मेरी पढ़ाई लिखाई तुम्हें नौटंकी लग रही है? तुम लोग तो नौकरी पर चली जाती थी, मैं पीछे घर का सारा काम निपटा कर अपनी पढ़ाई शुरू करती थी। अपने ये ख्वाब तो मैं बहुत पहले पूरा करना चाहती थी, लेकिन अपने बेटों के लिए मैं अपने ख्वाबों को भी भूल गई। फिर अपने बेटों की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों की सफलता में अपनी सफलता देखी मैंने। जब तुम अपनी कक्षा में प्रथम आते थे तो मुझे लगता था कि मेरी जीत हुई है, लेकिन इस बात का एहसास मुझे आज हुआ कि कितनी गलत थी मैं, जो अपनी औलाद के पीछे अपने सपनों को भूल गई थी। आंसुओं से भरी आंखें लिए बिमला जी रूधे गले से बोलने लगी, लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब मैं इसके आगे बीएड की पढ़ाई भी करूंगी, मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। इतनी बात पर भड़कते हुए छोटा बेटा बोला, माँ, अगर आपको यह सब काम करने हैं तो आप कहीं और जाकर रहिए, ये तमाशा अब हम और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगले दिन सुबह कुछ न्यूज रिपोर्टर बिमला जी का इंटरव्यू लेने के लिए घर पर पहुँच गए और बिमला जी से प्रश्न पूछने लगे। इस प्रश्न के उत्तर में आप इसके बाद क्या करने का सोच रहे हैं? बिमला जी ने कहा, मैं आगे बीएड की पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ और साथ में ही अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाहती हूँ। रविवार था सो बेटे बहू भी घर पर थे। अपनी माँ को इंटरव्यू देते हुए देखकर मन ही मन क्रोध में उबल रहे थे, लेकिन न्यूज रिपोर्टर के सामने कुछ ना बोले। लेकिन जैसे ही न्यूज रिपोर्टर्स निकले वे अपनी माँ पर बरस पड़े। माँ, आखिर ये तमाशा कब तक चलने वाला है? बड़ा बेटा राम बोला तो बिमला जी ने जवाब दिया, बस कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं। बेटे बहू हैरानी से बिमला जी की तरफ देख रहे थे कि माँ इतनी आसानी से कैसे मान गई। लेकिन अगले ही पल बिमला जी ने कहा, रात को तुम लोग कह रहे थे कि अब तुमसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा और अगर मुझे कुछ करना है तो मैं कहीं और जाकर करूं। इसलिए मैंने फैसला ले लिया है कि अगर जाना ही है तो तुम लोग घर छोड़कर जाओगे, मैं नहीं, क्योंकि यह घर मेरा है और 10 दिन में मैं इस घर में कोचिंग सेंटर शुरू करने वाली हूँ। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। बिमला जी ने अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर कहा। बिमला जी की यह बात सुनकर उनके बेटे और दोनों बहुएं अवाक रह गई। वह हैरान थे कि उनकी माँ में इतना आत्मविश्वास अचानक कैसे जाग उठा। बड़ी बहू अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी बिमला जी बोली, बहू, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। रोज रोज की जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं आत्मनिर्भर बनकर अकेले रहूं और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करूं। यह सुनकर बेटे बहू जरवत रह गए, लेकिन कुछ करने में असमर्थ थे क्योंकि मकान बिमला जी के नाम पर ही था। बिमला जी अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चली गई। अगले ही दिन मकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जा रहा था। बिमला जी गर्व भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी। बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बिमला कोचिंग सेंटर।
दोस्तों, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ज़िंदगी में कठिनाइयाँ मिलेगी यह तो आम बात है, कठिनाइयों को पार कर के उभरना ही खास बात है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।